नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो जाएगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि राम मंदिर की लहर में और मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जी की वापसी होगी या कांग्रेस गठबंधन की सरकार, जो इंडिया गठबंधन बोला जा रहा है, उसकी सरकार बन जाएगी। मतलब मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, भाजपा चुनाव हार जाएगी। क्या होगा उसके बारे में मैं आपकी जिज्ञासा को एकदम पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूं। मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो पूरे तथ्य आंकड़ों के साथ एक एक राज्य की एक एक सीट के बारे में पूरा अच्छे ढंग से विश्लेषण करने वाला हूं, जिससे कि आपका जो भ्रम है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 543 सीट है पूरे भारतवर्ष में। लोकसभा की 543 सीटों से सांसद निर्वाचित होंगे। 2 सीट जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो उसको अगर मिला दें तो 545 हो जाएंगे। बहुमत के आंकड़ों को छूने के लिए 273 सीट चाहिए, 273। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसके गठबंधन को 273 सीट चाहिए होती है भारत में फिलहाल में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो 2019 में अगर मैं देखूं तो मैं पूरे देश को अगर 3 जोन में डिवाइड कर दूं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 में मैं ऐसी सीटें रख दूं, ऐसे राज्यों की सीटें रख दूं जिस राज्य में भाजपा का लगभग 100% परफॉर्मेंस रहा, लगभग उसका विजय का रेशियो 100% रहा। जोन 2 में मैं ऐसी सीटें, ऐसे राज्य की सीटें रख दूं जहां पे वो 50-50 का आंकड़ा खेल रही थी। अब जोन 3 में वो राज्य की सीटें रख दूं जहां पर भाजपा पूरी तरह से साफ थी, मतलब उसको सीट नगण्य के बराबर मिली थी, जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं उसको समझाने के लिए जोन 1 में जहां से भाजपा बहुत मजबूत है हिंदी बेल्ट राज्यों में, उसको जोन 1 में अगर मैं बात करूं तो जोन 1 में गुजरात, जो मोदी जी का गृह राज्य है, वहां पे मजबूत है। पिछली बार गुजरात में भाजपा ने 26 सीटों में से 26 सीटें पाई थी। अब आप बताइए, गुजरात में पिछली बार 26 में से 26 गुजरात में पाई थी, तो क्या आपको लगता है कि इस बार गुजरात में 26 से कम हो जाएगा? नहीं लगता होगा। फिर से वही स्थिति दोहराई जाएगी, गुजरात में 26 में से 26 भाजपा का। दूसरा राज्य अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, जहां पिछली बार राजस्थान में उन्होंने 25 में से 24 सीटें पाई थी, 25 में से 24। क्या आपको लगता है कि इस बार वो राजस्थान में कम हो जाएंगे? जहां राजस्थान में लग रहा था कि गहलोत की सरकार बन जाएगी, विधानसभा के चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बन गई। क्या आपको लग रहा है 25 में से 24 पाई है भाजपा, उससे कम होगा? अब आपको विचार करना है। मेरे हिसाब से देखेंगे तो गुजरात में भी कम नहीं होगा और राजस्थान में भी कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो मुश्किल से 1 या 2 सीट, मतलब 20 का आसपास का आंकड़ा भाजपा का राजस्थान में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार भाजपा ने 10 में से 10 सीटें जीत ली थी, लेकिन यह सत्य है कि इस बार हरियाणा में भाजपा कमजोर है, कांग्रेस वहां मजबूत है, तो इस बार भाजपा की सीटें कुछ वहां घटेंगे, लेकिन फिर भी 6 सीटों के आसपास भाजपा को मिलेगी। पिछली बार 10 मिली थी, इस बार 6 सीटें मिलेंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट है। भाजपा पिछली बार 9 जीती थी और इस बार भी भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी सीटों की संख्या कम में कमी आएगी भाजपा की, ऐसा नहीं लगता। सिर्फ हरियाणा में लग रहा है कि हाँ, हरियाणा में 4 सीटें घट सकती है, जो 10 थी वो 6 हो जाएंगे।
राजस्थान में 2 घट सकती है, इससे ज्यादा नहीं घटेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीट अकेले भाजपा की थी, 2 उसके सहयोगी अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी की थी, कुल मिलाकर 64 सीट थी। लेकिन इस बार राम लहर में उत्तर प्रदेश में जो 10 पिछली बार बसपा को सीटें मिली थी, वो सीटें भी इस बार भाजपा को मिल जाएंगी। तो 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74 सीटें हो जाएंगी। हरियाणा में 4 घटी थी, राजस्थान में 2 घटा था, 6 घटा था, इधर उत्तर प्रदेश में 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि राम लहर में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की लहर है, और भाजपा की लहर होगी तो निश्चित रूप से वहां से सीटें जीतेंगे। अब आप कहेंगे कि जो गठबंधन हो रहा है अखिलेश यादव का और साथ में कांग्रेस का, उस गठबंधन का क्या होगा? अब उस कांग्रेस और जो गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी का, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कारण है कि उस गठबंधन से सिर्फ मुस्लिम वोट एक मुश्त हो जाएगा, उसका बंटवारा नहीं होगा। लेकिन हिंदू वोटों में यादव को छोड़कर जितनी अन्य जातियां हैं वो सपा या कांग्रेस के गठबंधन को नहीं देंगी वोट, वे सब भाजपा को देंगी। यहां तक कि दलित में भी कुछ वोट भाजपा को चला जाएगा, धोबी का, सोनकर का, तमाम ऐसी जातियां हैं अति पिछड़े की, सब भाजपा को चला जाएगा। तो गठबंधन का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि कांग्रेस का और सपा गठबंधन 2017 में भी बना था, तो बस मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त गिरेंगे, लेकिन हिंदू वोटों में जब तक सेंध नहीं लगेगी गठबंधन का ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता। और किसी भी अति पिछड़ी जातियों में सपा का ना तो सेंध है ना तो कांग्रेस का सेंध है, किसी का सेंध नहीं है। कोई ऐसी जातियां नहीं आपको दिखाई देंगी अति पिछड़े समाज की जो जातियां सपा या कांग्रेस की तरफ जाए। तो यादव और मुस्लिम 2 ही तो जातियां हुई। ब्राह्मण जाएगा नहीं भाजपा छोड़ के, क्षत्रिय जाएगा नहीं, वैश्य जाएगा नहीं, नाई, कुमार, लोहार, ये जितनी छोटी अति पिछड़ी जातियां हैं वो सब जाएंगी नहीं। उनको राशन मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिल ही रहा है, श्रम योजना से महीने का मिल ही रहा है पैसा, मनरेगा का मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री आवास बताया ही मिल ही रहा है, किसान सम्मान निधि मिल ही रहा है। तो कहाँ चली जाएंगे? वो नहीं जाने वाली है, वो वहीं पड़ी रहेंगी, राशन भी मिल रहा है उनको, तो भाजपा में ही रहेंगी। तो ये जो भाजपा की सीटें हैं वो 64 से बढ़कर 74 हो जाएंगी। जो 10 बसपा को पिछले मिला था वो भी भाजपा को चला जाएगा, और 6 सीटों में ही कांग्रेस और सपा रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो उस आगे बढ़ने में मध्य प्रदेश, पिछली बार मध्य प्रदेश में 29 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें थी, और 29 सीटों में मध्य प्रदेश में 28 सीटें अकेले भाजपा की थी। इस बार भी भाजपा की 28 सीट ही रहने वाली है, कम नहीं होगा मध्य प्रदेश में। जहां पे लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अभी चुनाव हुआ फिर भी भाजपा की बन गई, क्योंकि भाजपा का जो आरएसएस का गठन है, आरएसएस के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत संगठन है आरएसएस का, इसी वजह से भाजपा वहां डाउन नहीं पड़ती है। विधानसभा में नहीं पड़ी, जहां पे लग रहा था बीजेपी हार जाएगी, तो लोकसभा में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और राम लहर में जब राम मंदिर बनेगा तो निश्चित रूप से वहां सीटें कम नहीं होंगी। आगे अगर बढ़ते हैं तो गोवा में पिछली बार 2 सीटों में से 1 भाजपा की थी, कहिए इस बार 2 में से दोनों भाजपा की हो जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके आगे बढ़ते हैं झारखंड में, पिछली बार 11 सीटें थी 14 सीटों में, झारखंड में कुल 14 सीट है, भाजपा की 11 थी, इस बार भी वही रहेगा आंकड़ा, इस बार भी कम नहीं होने वाला है सीट वहां पे। दिल्ली की बात करें जहां पे केजरीवाल भी गठबंधन का हिस्सा है, 7 सीटें थी भाजपा की, पिछली बार 7 ही सीट दिल्ली में, 7 भाजपा ने जीता था। इस बार बहुत होगा तो 2 या 3 सीटें कम हो जाएंगी। मान लीजिए भाजपा 4 सीटें जीत गई तो 3 ही तो कम हुआ, 3 कम हुआ, हरियाणा में 4 कम हुआ था, राजस्थान में 2 कम हुआ था, 9 भी तो कम हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले भाजपा 10 बढ़ा लेगी, सब बराबर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, भाजपा की 8 सीटें थी, इस बार भी वही सीटें रहेंगी,
एक दो बढ़ सकती है, कम नहीं होगा। उत्तराखंड में 10 सीटें होती हैं, 10 के 10 भाजपा के पास थी, इस बार भी 10 रहेगी। क्या उत्तराखंड में आपको लग रहा है कमी नहीं होगा? उत्तराखंड में पूरी जनरल आबादी है वहां पे, तो वहां पे कहां कम होगा? बीजेपी कमी नहीं होगी। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं जोन 1 में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, इन सभी में 235 सीट लोकसभा की आती है। और 235 सीटों में पिछली बार भाजपा ने 197 जीता था, इस बार भी कम नहीं होने वाला है। अगर हरियाणा में, राजस्थान में थोड़ा सा अगर सीटें कम होंगी तो वो मेंटेन कर ली जाएगी, दिल्ली में कम होगी तो वो मेंटेन कर लिया जाएगा उत्तर प्रदेश से, तो वहां पे नहीं कम होने वाला, ओवरऑल नहीं कम होगा। जोन 2 की बात करिए, जहां पे जोन 2 में आप देखेंगे तो वहां पे बिहार है, 40 सीटों का बिहार है, और पिछली बार भाजपा को 17 मिला था, इस बार वहां पे भाजपा कम पाएगी, मान के चलिए 10 सीट कम पाएगी, 7 सीटें भाजपा पाएगी, बिहार में कम होगा, बिहार का भाजपा 10 सीटें बिहार में कम हो जाएगी भाजपा। बंगाल में 42 में से 18 पाई थी, टोटल 42 सीट है, इस बार 18 पाई थी, उसमें 18 में इजाफा ही होगा, कहीं आंकड़ा 25 चला जाए भारतीय जनता पार्टी का, बंगाल में बढ़ेगा भाजपा, घटेगी नहीं। महाराष्ट्र में 48 सीटें थी, 48 में से भाजपा 23 पाई थी, इस बार भाजपा वहां भी घटेगी, 10 घटी थी बिहार में और 10 ही घटेगी महाराष्ट्र में, तो यहां भी 10 सीटें भाजपा घट जाएगी, तो 20 सीटें घट गई। लेकिन बंगाल में लगभग 5 सीटें बढ़ेंगी, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 सीटों का अभी भी लीड है, बोनस है गठबंधन को, और 15 सीटों का नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में। कर्नाटक में पिछली बार 28 में से 25 सीटें भाजपा जीती थी, इस बार 28 में से 25 नहीं जीतेगी, वहां भी 10 सीटों का भाजपा को नुकसान होगा, तो 15 सीटों का अभी तक नुकसान था, कर्नाटक मिला देंगे तो 25 सीटों का नुकसान हो जाएगा। हिमाचल में 4 में से 4 जीती थी, वहां भी 2 सीटों का नुकसान होगा भाजपा को, 2 ही सीट इस बार आएगी, 2 सीटों का नुकसान होगा, तो 25 और 2 27 सीटें का नुकसान अभी तक हिमाचल को हो गया। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका और हिमाचल मिला के। असम में 14 सीटें की होती हैं, 9 सीटें भाजपा पाई थी, इस बार भी 9 पाएगी, या हो सकता है ऊपर 1-2 पा जाए, 11 भी पा सकती है, लेकिन 9 से कम आसाम में नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में 2 पाई थी, 2 ही सीट हुए वहां पे, इस बार भी वही आंकड़ा होगा। लगभग जोन 2 में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, आसाम और अरुणाचल में कुल मिलाकर 118 सीटें हैं, और 118 सीटों में पिछली बार 98 सीटें पाई थी, और 178 में से 98 सीटें पाई थी, तो उस 98 में से लगभग 27-28 सीट का नुकसान होगा भाजपा को, और जो नुकसान होगा वही गठबंधन से, और गठबंधन से नुकसान जो होगा, जो उद्धव ठाकरे मिले हैं, नीतीश कुमार मिले हुए हैं, ममता बनर्जी मिली हुई हैं, तो ये जो सीटों का नुकसान होगा वो 78 से आंकड़ा आप 70 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे 27-28 सीटों का भाजपा को नुकसान जोन 2 में होगा, लेकिन जोन 1 में नहीं हो रहा था। अब आइए जोन 3 में। जोन 3 में तमिलनाडु में पिछली बार भी भाजपा 0 थी, 38 सीटों की लोकसभा है, पिछली बार भी 0 थी, इस बार भी 0 रहेगी। केरला में पिछली बार भी 0 थी, 20 सीटों का लोकसभा है, 20 सीटों में इस बार भी 0 रहेगी। अब पंजाब में बात करिए, 2 सीटें पिछली बार थी, इस बार भी 2 सीटें पा जाएगी, 13 सीटों की लोकसभा है। आंध्र प्रदेश में भाजपा 0 थी पिछली बार 25 सीटों में, इस बार भी 0 रहेगी। तेलंगाना में पिछली बार भाजपा 4 थी 17 सीटों में, इस बार वहां भाजपा 0 या 1 पाएगी, लगभग 3 सीटों का नुकसान तेलंगाना में भाजपा को उठाना पड़ेगा। कश्मीर में 6 में से 3 थी, इस बार भी 6 में से 3 होगी। पुडुचेरी में 0 सीट पाई थी, 1 सीट है, इस बार भी 0 होगी। मणिपुर में 1 सीट पाई थी, 2 में से इस बार भी 1 होगी। मेघालय में 0 पाई थी, इस बार भी 0 होगा। तो उसी जो सीट का नुकसान जोन 3 में तमिलनाडु, केरला, पंजाब, आंध्रा, तेलंगाना, कश्मीर,
पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय में जो हो रहा है वो मात्र तेलंगाना में 2 सीटों का नुकसान होगा। तो ये 2 सीटों का नुकसान होगा। पिछली बार 134 सीटों में से 10 भाजपा पाई थी, इस बार 8 पा जाएगी। लेकिन अगर 2 सीटों जोन 3 में नुकसान होगा, जोन 2 में 27-28 सीटों का नुकसान होगा, कुल 30 सीटों का तो नुकसान हुआ, जोन 1 में नुकसान ही नहीं हो रहा है। तो 30 सीटों का नुकसान होगा। तो भाजपा पिछली बार 305 पाई थी, अगर 30 माइनस कर देंगे 305 में, फिर भी भाजपा 275 पाएगी, और 275 पाएगी, 273 ही उसको पाना है। तो भाजपा की सरकार तो बहुमत में अभी भी बनेगी। अगर मान लीजिए जोन 1 में कुछ सीटें कम हो गई, अगर जोन 1 में कम होगी, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, एमपी में, गोवा में, झारखंड में, दिल्ली में, ओडिशा में, उत्तराखंड में, तो उसके लिए भी सहयोगी दल हैं। जैसे आपको बता दूं कि सहयोगी दलों में जो वाईएसआर कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश में पिछली बार 22 सीट पाई थी, 25 सीटों की लोकसभा में 22 पाई थी। वो कांग्रेस को सहयोग नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को करने लगेगी। अगर हम बात करें नवीन पटनायक जी का, तो नवीन पटनायक जी के बारे में भी आपको मालूम है, ओडिशा में बीजू जनता दल, वहां पे उनकी 12 सीटें थी, वो भी सपोर्ट भाजपा को करने लगेंगे। और अगर हम बात करें बीआरएस की तेलंगाना में, तो पिछली बार टीआरएस जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है, के चंद्रशेखर राव की, उनकी पिछली बार 9 सीटें थी तेलंगाना में, वो भी सपोर्ट कर देंगे। बसपा की बहन मायावती जी भी सपोर्ट कर सकती हैं। अकाली दल तो पंजाब में करेगा ही करेगा, 2 सीटें थी उसकी बार। तो अगर हम वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की 22 सीटें ले लें, नवीन पटनायक जी की हम सीटें ले लें, और साथ में बीआरएस की चंद्रशेखर जी की सीटें ले लें, तो ये सब सीटें मिला के लगभग 50-55 सीटें हो जाती हैं। तो ये तो सहयोग भाजपा को करेंगे ही करेंगे। तो भाजपा की सरकार बननी ही बननी है। अगर जोन 1 में भी कुछ असर पड़ता है तभी भी। ये एक-एक राज्य की एक-एक सीट का आंकड़ा बताया। अब आप कहेंगे गठबंधन जो बना उसका क्या होगा? भाई गठबंधन जो बना है उसमें केजरीवाल अगर इफेक्ट डालेंगे तो पंजाब में ही तो डालेंगे ना, जहां उनकी सरकार है। तो पंजाब में तो वैसे भी भाजपा 2 ही थी, क्या असर डालेंगे? 2 ही तो थी भाजपा, वहां भाजपा थी ज्यादा कहां। दिल्ली में असर डाल सकते हैं तो 7 में 7 है तो बहुत असर डालेंगे, 3 डालेंगे, 3 ही तो मैंने माइनस किया था। अब आप आइए नीतीश कुमार और लालू जी अगर असर डालेंगे तो मैंने वो माइनस किया था 10 सीटों का। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का है, वहां असर का उतना सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई केजरीवाल चलो हो गया, नीतीश कुमार हो गया, लालू हो गया, हो गए, अखिलेश जी, भाई अखिलेश जी और कांग्रेस की गठबंधन में बताया तो कि मुस्लिम का एक मुश्त होगा। अति पिछड़ों में ये सिद्ध कहां लगा पा रहे हैं? अति पिछड़ों के लिए इनकी पॉलिसी कहां सही है? कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस वजह से ये सब सारे सटीक आंकड़े आपको दिए हैं। आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से भाजपा की बनने जा रही है 275 सीटों के साथ। अगर जहां पे कांग्रेस फाइट में है भाजपा के साथ, जो जोन 1 की सीटें हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तराखंड, ओडिशा, यहां पे अगर कांग्रेस मजबूत होती, घटाती कम से कम 40 सीटें, 50 सीटें, तब जाके भाजपा बाहर हो सकती है। अगर भाजपा को बाहर करना है तो कांग्रेस को जोन 1 में जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड में उसे कम से कम 50 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कराना होगा। और जोन 2 में जो मैं 27-28 सीटों का नुकसान दिखा रहा हूं, उसमें कम से कम 40 सीटों का नुकसान करना होगा। तब जाके टोटल मिला के आप अगर 80 सीटें और 90 सीटों का नुकसान करेंगे, मतलब भाजपा किसी तरह 200 पे या 210 पे ला देंगे, तब जाकर भाजपा 2024 में सत्ता से बाहर होगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो बेफिक्र रहिए, राम मंदिर के नाम पे और अति पिछड़ों के वोट बैंक के नाम पे फिर से सरकार भाजपा की ही बनेगी। धन्यवाद।